सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपके साथ अमीर अब्बास और आप देख रहे हैं तब्दीली। हुकूमत ने बजट तो पेश कर दिया, लेकिन इस बजट के ऊपर ऑपोजिशन अभी भी हुकूमत की मुखालफत कर रही है और ऑपोजिशन ये तासुर दे रही है कि शायद ये बजट अवाम दोस्त नहीं है। तो इस पर बात करते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के मोतबर इकोनॉमिस्ट, एकेडमिशियन भी हैं, स्पेशल सेक्रेटरी फाइनेंस रह चुके हैं, मेंबर इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल रहे हैं, इसके अलावा स्पोक्स पर्सन रह चुके हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के ऑन इकोनॉमिक इश्यूज़ फॉर सो मैनी ईयर्स और बहुत सारे अहम पोर्टफोलियोज़ पर फायज रहे हैं, डॉक्टर अशफाक हसन साहब। डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया। सर, दोनों मौक़िफ़ मेरे सामने रख के, हुकूमत का, फवाद चौधरी साहब का भी और बिलावल भुट्टो और शहबाज शरीफ साहब का भी, तो ये जो तासुर ऑपोजिशन दे रही है कि ये अवाम दोस्त बजट नहीं है, ये अवाम कुश बजट है, तो ये इसी तरह से लग रहा है आपको कि ये वाकई को बहुत बड़ा पहाड़ तोड़ दिया है हुकूमत ने आम आदमी पर? देखें, मेरा कोई ताल्लुक नहीं है सियासत से, और जो सियासी लीडरान हैं हमारे मुल्क में, मैं सबों का बड़ा एहतराम करता हूँ। उनका अपना एक पॉलिटिकल वो होता है, उनके सामने उनके अपने वोटर हैं, तो वो अगर किसी हवाले से बजट के बारे में अगर ये बयानात दे रहे हैं, तो मैं फिर अब उनके बारे में तो नहीं कुछ कह सकता हूँ। लेकिन जहाँ तक मेरा अपना व्यू है एज ए प्रोफेशनल इकोनॉमिस्ट के तौर पे, तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो माजी में 3 बजट इस हुकूमत ने दिए थे, मैं 3 कहता हूँ इसलिए कि असद उमर ने पहला एक रिवाइज बजट भी दिया था, उसको भी मैं बजट तस्वर करता हूँ, और उसके बाद वो 2018-19 का बजट था, फिर एक बजट आया 19-20 का, और एक बजट आया 20-21 का जो ख़त्म हो रहा है, और ये 21-22 का बजट है। तो मेरे नज़दीक ये 4th बजट है, और अगले साल का जो बजट होगा वो आखिरी होगा 5th बजट। तो माजी के जो 3 बजट थे वो IMF डिक्टेटेड स्टेबलाइजेशन बजट था। ये जो बजट है 4th, ये IMF के डिक्टेट से निकलकर बनाया गया है। अच्छा। और लिहाजा ये एक ग्रोथ ओरिएंटेड बजट है, ये प्रो बिजनेस बजट है, प्रो इंडस्ट्री बजट है, प्रो एग्रीकल्चर बजट है, और ये प्रो पुअर बजट भी है। अच्छा। तो इसमें ये बहुत ज़माने के बाद इस किस्म का मैंने बजट देखा कि जिसमें समूह को थोड़ा दिया गया है। और ये मत भूलें कि वी आर पासिंग थ्रू ए वेरी चैलेंजिंग एंड डिफ़िकल्ट टाइम। तो इस डिफ़िकल्ट टाइम में रहते हुए अगर हर शख्स के लिए थोड़ा दिया जाए, तो ये है कि सबों की थोड़ी दाद रसी हुई है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बड़ी दिलचस्प बात है कि हुकूमत वही है, कमोबेश कैबिनेट वही है, सिर्फ फाइनेंस मिनिस्टर तब्दील हुआ है। जब असद उमर ने बजट पेश किया तो इस हुकूमत को काफ़ी इसकी लेदे हुई। जब डॉक्टर अब्दुल हफीज साहब ने बजट पेश किया तो भी इस हुकूमत को बड़ा सेटबैक मिला। लेकिन ये शौकत तरीन साहब ने ये आनन फनन क्या कर दिया है कि जैसा आप बता रहे हैं बड़ी रोजी पिक्चर है इस बजट की? नहीं, देखें, बात यह है कि जैसे मैंने शुरू में कहा कि पहले के जो 3 बजट आपने बताए, ये एक IMF डिक्टेटेड स्टेबलाइजेशन बजट था, जिसमें आपने अपने खर्चात को कम करना था और रेवेन्यू को बढ़ाना था। पागलों की तरह रेवेन्यू के टारगेट भी रखे गए थे, जो अचीव तो हुआ नहीं, लेकिन उसने पूरी इंडस्ट्री को हिला कर रख दिया था। तो वो एक स्टेबलाइजेशन बजट था 3 साल का। ये 3 साल के बाद हुकूमत को ये रियलाइजेशन हुई कि काम ठीक नहीं हो रहा है। और ये बात मैं भी बार बार अपने बहुत सारे आपके प्रोग्राम में बताया, दूसरों के प्रोग्राम में भी बताता रहा प्राइम मिनिस्टर को कि सर, ये आपकी जो इकोनॉमिक टीम है आपको मिसगाइड कर रही है। जिस तरीके से चीजें बताई जा रही हैं आपको, ये ठीक नहीं है ऐसा। लेकिन चूंकि मैं बाहर बैठ के कर रहा था, प्राइम मिनिस्टर ये सोच रहे होंगे कि बड़े मैं मुखालफत कर रहा हूं। लेकिन यही शौकत तरीन साहब
शाहजेब खानजादा के प्रोग्राम में जब कहा आके उन्होंने कि 2.5 साल में बेड़ा गर्क हो गया है, इतने सख्त अल्फाज तो मैंने भी इस्तेमाल नहीं किए थे, लेकिन उन्होंने हकीकत बयान की और मैं इसी चीज की निशानदेही करता रहा डे 1 से। लेकिन मेरी बात को नहीं सुना प्राइम मिनिस्टर ने। जब पता चला, जब इन्होंने कहा कि बेड़ा गर्क हो गया है, हमें ग्रोथ की तरफ जाना चाहिए, हमें जॉब्स क्रिएट करना चाहिए, तो अब ये प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि भाई ठीक है, अब आप ये काम करें। लेकिन उसके लिए जरूरी था कि IMF के साथ जरा खड़ा होना था। तो शौकत तरीन ने कहा कि जी हम रीनिगोशिएट करेंगे। अभी मैंने एक आर्टिकल लिखा जो बिजनेस रिकॉर्डर में छपा, उसमें मैंने यही लिखा हुआ था कि हाउ टू रिवाइव द इकोनॉमी, और मैंने जो मेरे सजेशंस थी बिल्कुल इसी लाइन पे थी कि आप IMF से बात करें, आप उनसे ये कहें कि जी अब कोई मजीद बिजली, गैस और टैक्स जो है ये नहीं बढ़ेंगे। कि देखें, ये पेंडेमिक के बाद दुनिया की इकोनॉमी बहुत तबाही उसकी बची है, पाकिस्तान में भी उसके असरात पड़े हैं। बल्कि डॉक्टर साहब, मुझे याद है आप मेरे प्रोग्राम में भी कह चुके हैं और भी जगहों पे कह चुके हैं कि शुरू में आप तो मुखालफत कर रहे थे कि हमें IMF के पास जाने नहीं चाहिए। लेकिन अब घूम फिर के वही बातें हो रही है कि जब IMF से हट के हमने बजट बनाया तो सब तारीफ कर रहे हैं। सही। जब आपने IMF के डिक्टेटेड बजट बनाए थे तो सब गालियां दे रहे थे आपके, और उसकी वजह से जो तबाही हुई है, आज जहां खड़े हैं हम, काश मेरी बात को प्राइम मिनिस्टर पहले सुन लेते ये, लेकिन नहीं सुना। ठीक है, जो उन्होंने बेहतर फैसला किया। तो आज जब आपने ग्रोथ ओरिएंटेड बजट दिया है, ये पहली मरतबा मैं देख रहा हूं कि चाहे वो इस्लामाबाद चेंबर ऑफ कॉमर्स हो, चाहे वो कराची चेंबर ऑफ कॉमर्स हो, चाहे वो फेडरेशन चेंबर ऑफ कॉमर्स हो, यहाँ तक कि लाहौर चेंबर ऑफ कॉमर्स हो, सबने अप्रिशिएट किया इस बजट को। सर, ये चेंबर ऑफ कॉमर्स तो छोड़ दें, खुद PMLN के साबिक वजीर खजाना डॉक्टर मिफ्ता इस्माइल ने तारीफ कर दी है बजट की। तो यही कह रहा हूं, आ गया सर। ये तो मैं यही बताना चाह रहा हूं कि ये बड़ा रेयर है कि किसी ने ये इतने सारे चेंबर के लोग हैं, स्टॉक एक्सचेंज वाले हैं, सबने तारीफ की। यानी कि इस बजट में सबके लिए थोड़ा थोड़ा मौजूद है। यहाँ तक कि आपने पेंशनर को भी देखा कि उनको भी 10% बढ़ा दिए गए हैं, और इसके अलावा जो मिनिमम वेज है उसको भी बढ़ाया गया है। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें भी 10% बढ़ा दी गई हैं। गो कि ये सफिशेंट नहीं है, क्योंकि पिछले 3 सालों में अगर आप क्यूमुलेटिव इन्फ्लेशन रेट को ले लें तो तकरीबन 30% बनता है। सही। लेकिन इसके बावजूद भी थोड़ा बहुत तो दिया गया है ना। अच्छा डॉक्टर साहब, सर ये जो बजट है ये फॉलोड बाय ग्रोइंग इकोनॉमिक इंडिकेटर्स। बजट आने से 2 हफ्ते पहले ये हुकूमत ने ग्रोथ रेट और एक्सपोर्ट्स में इंक्रीज और फिस्कल डेफिसिट में कमी और करंट अकाउंट डेफिसिट का सरप्लस होने की सारी खबरें हुकूमत पहले सुना चुकी थी। तो वो एक अच्छी तस्वीर सामने आई, फिर बजट अच्छा आ गया। तो ये इसका मतलब है हुकूमत अब इस स्ट्रेस से बाहर आना शुरू हो जाएगी, जो मुआशी स्ट्रेस, मसलर स्ट्रेस बना हुआ था हुकूमत के लिए। जी बिल्कुल है, और उसके लिए लाजमी है कि आप IMF के प्रोग्राम में रहते हुए ये काम नहीं कर सकते हैं। आई डोंट नो कि व्हाट विल बी द फ्यूचर ऑफ द IMF प्रोग्राम, क्योंकि ये उनके मर्जी के तो ये नहीं बने हैं। उन्होंने तनख्वाह भी बढ़ाने पे आपके पाबंदी लगाई हुई थी, लेकिन उन्होंने कहा कि हम बढ़ाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि आप बिजली की कीमत बढ़ाएं, गैस की कीमत बढ़ाएं। हमने कहा, प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि हम नहीं बढ़ाएंगे। तो एक हट के बन रहा है ना। तो जब आप IMF से हट के काम करेंगे तो बेहतर काम करेंगे, और यही मैं बताना चाहता था डे 1 से प्राइम मिनिस्टर को कि सर अपने घर को खुद ठीक कर लें। सही बात है। लेकिन आई वॉज द ओनली वॉइस। अब मैं उन लोगों से पूछता हूं जो उस वक्त प्राइम मिनिस्टर के को कह रहे थे कि सर आपने बहुत देर कर दी, आपको तो बहुत पहले चले जाना चाहिए था। आज वो किधर हैं, छुप के बैठे हुए। सही बात है। तो डॉक्टर साहब, ये फिर IMF को नाराज करके, तो अभी तो हमने IMF से और पैसे लेने हैं, कर्जा लेना है अभी IMF से, तो वो कर्जा कैसे मिलेगा सर अब फिर? क्या कहीं और से लेंगे? कोई जरूरी थोड़ी है कि हम अगर IMF ना दे तो। देखिए, अगर ये प्रोग्राम अगर डिलेल होता है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की वजह से नहीं डिलेल होगा ये। हाँ। ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की वजह से ये डिलेल नहीं होगा। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान सिर्फ ये कह रही है कि अंडर जो पेंडेमिक के सिचुएशन की वजह से जो हालात हमारे पूरी दुनिया के मईशत के खराब हुए हैं, हमारे भी हुए हैं, तो हमें इस वक्त अपने इंडस्ट्रीज का हाथ थामना है।
हमने अपने कारोबारी लोगों का हाथ थामना है, ना कि उन पे टैक्स की बम्बार्डमेंट करनी है, ना कि उनके बिजली और गैस बढ़ाकर उनके कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को बढ़ाना है। लेकिन वो बज़िद हैं कि आप ये करें, तो वो मेरे ख्याल में ग्राउंड रियलिटी से हट के बातें कर रहे हैं। इसलिए मैं समझता हूं कि अगर ये डिरेल होगा तो ये IMF के जिद की वजह से डिरेल होगा। अच्छा, तो डॉक्टर साहब सर ये बताएं कि ये बजट का जो वॉल्यूम है 2020-21 का जो बजट था और अब ये 2021-20 का बजट, तो ये बजट का वॉल्यूम तो इन्होंने काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिया है। तो अगर इसी तरह से हमारी इकोनॉमी एक्सपैंड करती है तो इसका मतलब है ये जो 2023-24 का बजट जब ये हुकूमत दे रही होगी इलेक्शन से पहले, जो इनका आखिरी बजट होगा, तो हमारे बजट का वॉल्यूम जो है वो तो कहीं 14,000-15,000 अरब पे पहुंचा हुआ होगा। देखिए, अभी तक मैंने नंबरों से पे बात नहीं की थी। अभी तक हम सिर्फ बजट और उसके डायरेक्शन के मैं बात कर रहा था कि ये राइट डायरेक्शन में है। जहां तक नंबरों में अगर आप देखें तो ये नंबर मेरे नज़दीक बड़े फ्रेजाइल हैं। ये अच्छा, बड़े फ्रेजाइल हैं। मिसाल के तौर पे बजट का खसारा 6.3% रखा गया है और ये पिछले अब माली साल जो ख़त्म हो रहा है उसका गालिबन 7.5% ये समथिंग है। मेरा ख्याल है कि ये बजट जो ख़त्म हो रहा है ये माली साल 30 जून को, इसका ये खसारा जो है ये तकरीबन 8% प्लस होगा। और ये जो हमने 6.3% रखा है इसमें बहुत सारे इफ्स एंड बट्स हैं। मिसाल के तौर पे इसमें सबसे अहम चीज़ ये है कि सूबे 570 बिलियन रुपया हमें देंगे, यानी सूबों को सरप्लस होगा 570 बिलियन जो हमें वो देंगे, जिसकी वजह से ये तकरीबन 1.5% बनता है। अब मुझे ये यकीन नहीं आ रहा है कि सूबे इतने बड़े पैमाने पे सरप्लस दे देंगे हुकूमत वक्त को, जबकि आप देख रहे हैं कि कम से कम 2 सूबों में ऐसी हुकूमतें हैं जो इनके काबू में नहीं है। और फिर यह कि पंजाब में भी जो हुकूमत में जो लोग हैं वो सरप्लस क्यों देंगे, क्योंकि वो तकरीबन वो भी इलेक्शन मोड में जा चुके हैं सब लोग, तो वो तो खर्च करेंगे, बिल्कुल करेंगे। दूसरी चीज़ ये है कि जो हमने रेवेन्यू का टारगेट रखा है 5,820, ये मेरे नज़दीक ग्रॉसली ओवर प्रोजेक्टेड नंबर है। अच्छा, मेरे कैलकुलेशन के मुताबिक ये 5,400 से लेकर 5,450 बिलियन ये हो सकता है मैक्सिमम। तो इसमें भी आप देखें कि होल हमें नज़र आ रहा है। इसी तरीके से और भी जो हैं अखराजात वगैरह में बहुत ज़्यादा रिलायंस हमने पेट्रोलियम लेवी पे कर दिया है इस मरतबा। हमने बड़े मैसिव अमाउंट में सब्सिडीज़ की रकम भी बढ़ाई है। तो ये बहुत सारे ऐसे नंबर हैं जो बड़े फ्लूइड किस्म के हैं। तो एट द एंड ऑफ द डे क्या होता है, ये तो जैसे जैसे ये वक्त पता चले आगे हम बढ़ेंगे पता चलेगा। लेकिन एक और भी लिटमस टेस्ट है इस बजट के हवाले से कि क्या ये बजट जो आज पार्लियामेंट में 11 जून को शौकत तरीन साहब ने पार्लियामेंट में पेश किया है, क्या ये बजट, कैन दिस बजट सी द लाइट ऑफ द न्यू फिस्कल ईयर? वरना ये कहीं ऐसा तो ना हो कि बिन खिले मुरझा जाए। मेरा कहने का मतलब ये है कि जब भी फेडरल बजट के बाद पंजाब का बजट आएगा, सिंध का बजट आएगा, KPK का बलूचिस्तान का बजट आएगा, तो वहां से पता चलेगा कि कितने कौन सरप्लस दे रहा है, कौन डेफिसिट में जा रहा है। तो एट द एंड ऑफ द डे 30 जून को जब पता चलेगा कि कंबाइंड सरप्लस कितने हैं सूबों के बजट में या कंबाइंड डेफिसिट कितना है, वही इंडिकेट कर देगा कि ये 6.3% से हम कारोबार शुरू कर रहे हैं या 7.8% कारोबार हम शुरू कर रहे हैं। क्योंकि ये 1.5% जो है अगर नहीं कोई देगा, हमें सूबे अपने बजट के हिसाब से नहीं देते हैं, तो टू दैट एक्सटेंट ये सरप्लस बढ़ जाए, डेफिसिट बढ़ जाएगा हमारा। तो अगर फिस्कल ईयर का आगाज ही 7.8% से या 8% से हो, सही है, तो ये सारे जो कैलकुलेशन है ये बिगड़ जाएंगे। इसलिए मैं कह रहा हूं कि इन नंबरों को, ये नंबर बड़े फ्रेजाइल हैं, इसको देखने की ज़रूरत है। और अभी आप देखें कि आज ही की खबर में है कि प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि भाई ये जो मोबाइल फ़ोन पे जो टैक्स लगाए गए थे कि 3 मिनट से ज़्यादा आप होंगे तो फिर आपको उसके चार्जेस बढ़ जाते हैं।
तो वो तकरीबन 100 बिलियन का उसमें गैप हो गया है। तो ये 100 बिलियन कहाँ से आएगा? कहीं से तो करना है। तो हो सकता है कि पेट्रोलियम लेवी को बढ़ाया जाए, सही, उसके रेट को, जो पेट्रोलियम लेवी के रेट को बढ़ाएंगे तो फिर लोग चीखेंगे डॉक्टर साहब, शोर मचाएंगे, ट्रांसपोर्ट चार्जेस बढ़ेंगे और दैट विल बी इन्फ्लेशनरी। अच्छा डॉक्टर साहब, ये 3000 अरब से जायद तो हमने कर्जों की किस्तों के या सूद की मद में अदा करना है, जो कि शायद 35 या 36% बनता है इस टोटल बजट का। तो ये यानी 35-36% जो है वो तो हर साल पाकिस्तान की कौम का बर्बाद हो रहा है। तो ये प्राइम मिनिस्टर ने जो, इनकी हुकूमत ने नए कर्जे जो ले लिए को $20 बिलियन के करीब, इससे क्या बनेगा सर? देखिए, इसमें दो चीजें हैं। एक तो ये है कि ये इंटरेस्ट पेमेंट के जो नंबर है 3000 आपने बताया, ये भी अंडर स्टेटेड नंबर है, ये ज्यादा होंगे। दूसरी चीज ये है कि थैंक्स टू गवर्नर रजा बाकर, जिसने हमें यहाँ पहुंचाया है, इस दिन को दिखाया है। सही है। 2017-18 में ये इंटरेस्ट पेमेंट 1500 था बिलियन, 3 साल में ये डबल हो गया, 3000 हो गया। इसमें जो उनके जो पॉलिसीज थी, इंटरेस्ट रेट को 6.6% से उठा के वो 13.25% पे ले गए थे, उसने इतना बड़ा डैमेज किया है पाकिस्तान को, विच इज इररिपेयरेबल डैमेज है। और मैं दाद देता हूं, वो शख्स आज भी गवर्नर बन के बैठा हुआ है। उसको रिजाइन करके चला जाना चाहिए था, क्योंकि उसका जो फाइनेंस मिनिस्टर है उसने क्रिटिसाइज किया इस पॉलिसी को। उसने कहा कि पागलों की तरह इंटरेस्ट रेट को बढ़ाया गया, पागलों की तरह एक्सचेंज रेट को डिवैल्यू किया गया। किस मुंह से बैठा हुआ है वो शख्स? He should have gone, but कर दिया। सब प्राइम मिनिस्टर के चला जाना चाहिए, वजीर आजम के एतमाद से बैठा हुआ है ना। असल में तो प्राइम मिनिस्टर चीफ एग्जीक्यूटिव का कॉन्फिडेंस है उन पे। ठीक है, फिर जैसे वो हफीज शेख को भुगत रहे थे, इनको भी भुगतते रहे। तो वो यू नेवर नो, बचे इन लोगों से, बचे। डॉक्टर साहब, यू नेवर नो। आपको याद होगा प्राइम मिनिस्टर हफीज शेख साहब को सेनेटर बनवाना चाहते थे। इतनी बड़ी यहाँ पे जंग का तबल बज गया इस्लामाबाद में, कितनी जान मारी उनको सेनेटर बनवाने के लिए। सेनेटर नहीं बने तो 2 दिन के बाद उनको वैसी वजारत से हटा दिया। तो यू नेवर नो कि ये रजा बाकर साहब भी हमारे प्रोग्राम के बाद रहे ना रहे। पता नहीं, अल्लाह करे, मुझे मुल्क के लिए बेहतरी होगा। मैं आपको बता रहा हूँ, इस शख्स ने बहुत डैमेज किया है। $40 बिलियन का कॉस्ट इस मुल्क पर चढ़ाया है। मैंने एक आर्टिकल लिखा पिछले साल जून के महीने में, अप्रैल के महीने में, हु डैमेज द इकोनॉमी। इसमें हफीज शेख और ये रजा बाकर, विदाउट नेमिंग, दे वर द पीपल हु दे वर रिस्पॉन्सिबल, और उन्होंने पाकिस्तान को डेट में डुबो दिया। $40 बिलियन का हम पे डेट और इंटरेस्ट पेमेंट की शक्ल में हम पे कॉस्ट लाद दिया गया। अच्छा, ये प्राइम मिनिस्टर को उसी वक्त फारिग कर देना चाहिए था इनको, क्योंकि आज तक किसी ने उसका रिबट नहीं किया उस आर्टिकल को। डॉक्टर साहब, ये हुआ क्या है? शौकत तरीन एक बैंकर हैं, हफीज शेख एक इकोनॉमिस्ट हैं, और वो कई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ रहे हैं। तो एक बैंकर ने एक इकोनॉमिस्ट से अच्छा बजट बना दिया। हफीज शेख मेरा क्लास फेलो है, मैं उसको आज से नहीं 1974 से जानता हूँ। अच्छा। शायद पाकिस्तान में इतने लंबे मुद्दत तक कोई इसको नहीं जानता है। 47 साल से। बस आप इससे ज्यादा मुझसे ना बनवाएं। अच्छा, ठीक है। अच्छा सर, अब ये बताएं कि आखिरी 1-2 सवाल कि ये देखिए, ये जो नंबर्स में एंड इतनी शकील किस्म की जो इकोनॉमिक टर्मिनोलॉजीज की गुफ्तगू है, उससे हटके लोगों को आप क्या होप दे सकते हैं इस बजट को देखते हुए कि अगर तो ये इसी तरह से सस्टेनेबल रहता है और 2022-23 का और फिर 23-24 के बजट में इसी तरह से खुशखबरी मिलती है, तो जो प्रोजेक्शन है ग्रोथ रेट की कहा जा रहा है वो 6% से ज्यादा हो सकती है। क्या हो सकती है सर 2 साल में? देखिए, मैं आपको बता दूं कि एक होप तो मैं कौम के लिए बता दूं कि इस बजट के बाद आप कौम को चाहिए कि डायरेक्शन थोड़ा सही हो गया है। स्पीड अभी कितनी तेजी से ये बढ़ेगा ये वक्त बताएगा, लेकिन डायरेक्शन सही है। इसलिए कि अगर यही हालात हम 3-4 साल चलेंगे तो पाकिस्तान के अवाम के हालात ज़िंदगी में बेहतरी आएगी। जहाँ तक ग्रोथ का ताल्लुक है, मैं आपको बता दूँ कि बहुत हमारे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में अनफॉर्चुनेटली इकोनॉमिस्ट बहुत थोड़े से रह गए हैं,
और हम बड़े जज्बाती फैसले भी करते हैं कि ये 3.9% ग्रोथ जो है अभी हो गया है, तो वो 4.8 टारगेट रख दिया। मैं उनको ये बताता रहा हूं कि भाई ये जो 3.9 ये आप जिसको मेजर कर रहे हैं, ये 3.9 नहीं होगा, जब ये रिवाइज होगा तो ये 4.7 से लेकर ये 5% के दरमियान में होगा। तो इसलिए अगले साल का टारगेट जो है वो आप जरा रीजनेबल रखें। मेरी सजेशन थी कि आप मैक्सिमम 4% पे इसको टारगेट को रखें, लेकिन जोश में लोग आगे बढ़ गए। अब मैं आपको बता दूं, आज ही आपने देखा कि लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग का नंबर आया, और मैं डे 1 से चीख के बता रहा हूं लोगों को कि अप्रैल का नंबर जब लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग का आएगा, मेरी कैलकुलेशन के मुताबिक 75% उसमें ग्रोथ होना था, ये 68% ग्रोथ है। सोच लें जरा, अप्रैल वर्सेस अप्रैल 68% ग्रोथ। और ये जो हमने बजट में डाला है, ये 9% हमने लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग का नंबर डाला था, ये ऑलरेडी 12% से ज्यादा हो चुका है। अभी 2 महीने के नंबर और आने हैं। ये लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग का ग्रोथ जो है ये तकरीबन 13-14% के दरमियान में होगा। अगर ये 13-14% हो जाता है तो आपका जीडीपी ग्रोथ जब रिवाइज होगा तो ये तकरीबन 4.7 से लेके और ये 5% के दरमियान में होगा। तो अब आप ये जो इस साल का जो टारगेट रखा गया 4.8, ये मेजर जब करेंगे तो ये मेरे नजदीक ये 3.7 से लेकर ये 4% के दरमियान में होगा। राइट। आखिरी सवाल डॉक्टर साहब, अगर मैं ये अज्यूम कर लूं कि 4.8% बिल्कुल अचीव हो गया, वैसे इसमें बहुत सारे इफ्स एंड बट्स भी शामिल हैं। खासकर एग्रीकल्चर के में बड़े जज्बाती फैसले किए गए हैं कि कॉटन का प्रोडक्शन जो है वो 7 मिलियन बेल से बढ़ के 10 मिलियन बेल हो जाएगा। ये कोई जादू की छड़ी नहीं होती है, या किसी की ख्वाहिशात के मुताबिक प्रोडक्शन तो नहीं होता है, तो लेकिन डाल दिया गया है। तो अब मैं ये जिम कर रहा हूं कि ये 4.8% हो गया। जब ये नंबर जब रिवाइज होगा तो ये 4.8 नहीं रहेगा, ये 3.7 से लेकर 4% पे होगा। देखिए, इस मरतबा जो हमें एक पॉजिटिव स्पिन मिला है बेस इफेक्ट का, अगले साल इसका नेगेटिव स्पिन मिलेगा हमें बेस इफेक्ट का। राइट। आखिरी सवाल, किसी ने रियलाइज नहीं किया प्लानिंग कमीशन में। सर आखिरी सवाल, सर कर्जों के ऊपर इन्हिसार करने वाली मईशत और रेमिटेंस पर इन्हिसार करने वाली मईशत, क्या ये मईशत एक्सपोर्ट पर इन्हिसार करने वाली मईशत बन सकती है? यानी आज अगर हमारी एक्सपोर्ट्स 26 या 27 अरब डॉलर्स होती हैं, क्या ये कितने वक्त में ये 40-50 अरब डॉलर पर पहुंच सकती हैं सर? देखिए, बात यह है कि जब आपके मुल्क में इंडस्ट्री जो है ना वो श्रिंक करती चली जा रही है, उसका कंट्रीब्यूशन जीडीपी में कम होता चला जा रहा है, इस मुल्क में डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही है। तो जब आपकी इंडस्ट्री एक्सपैंड नहीं करेगी तो आपके पैदावार भी नहीं बढ़ेंगे। जब पैदावार नहीं बढ़ेंगे तो आप बेचेंगे क्या बाहर में? दूसरी चीज ये है कि हम कब तक दुनिया को टेक्सटाइल और टेक्सटाइल है, चावल है, लेदर है और कटलरीज है, ये बेच के कब तक हम काम चलाएंगे? सही है। तो जब हमें अपने इसमें डाइवर्सिफाई नहीं करेंगे, हम इंडस्ट्रीज को नई इंडस्ट्रीज आए, कुछ आईटी के सेक्टर को प्रमोट करें जो इस बजट में काफी कोशिश की गई है, इस हाईटेक की तरफ हम जब तक नहीं जाएंगे ये हम 40-50 बिलियन। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर इशफाक हसन साहब हमारे साथ मौजूद थे, और जहाँ पे तनकीद होती है वो हमेशा हुकूमत की मौशी पॉलिसियों पर तनकीद करते रहे हैं, लेकिन आज उन्होंने प्रोग्राम के आगाज़ में इस बात को सराहा कि बजट बहुत मुनासिब बजट है, गुज़श्ता जो 2 बजट या 3 बजट जो हुकूमत ने पेश किए। एक ब्रेक पर जाते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, जो सियासी सूरत हाल है उस पर बात करें। ब्रेक के बाद खुशामदेद। एक तरफ बजट के ऊपर हुकूमत और अपोजिशन में तनाव या अपोजिशन की हुकूमत पर तनकीद, इसके अलावा कुछ मुख्तलिफ तरह के कवानीन हैं उन पर जो कानून साजी हो रही है उस पर अपोजिशन और हुकूमत में तनाव। उसमें से एक अहम कानून जो तहरीक इंसाफ के पुराने
दावों का हिस्सा है और इमरान खान साहब के एक मुतवातिर मंशूर का हिस्सा है, और वो है ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को इलेक्शन लड़ने का और वोट देने का हक देना। इसके ऊपर भी दोनों बड़ी जमातें पीपल्स पार्टी और PMLN ने भरपूर ना सिर्फ मुखालफत की बल्कि हुकूमत की कानून साजी की ऐवान के अंदर भी मुखालफत की। तो एहसन इकबाल साहब ने इस मुखालफत की जो दलील पेश की है, मैं चाहूँगा ज़रा वो दलील आप सुनें। राइट जी, मेरे साथ मौजूद हैं सियासी और दिफाई तज्ज़िया-निगार जनरल रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा साहब, हमें लाहौर से ज्वाइन कर रहे हैं, आपका बहुत शुक्रिया सर। सीनियर सहाफ़ी एंकर पर्सन समी इब्राहिम साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं और वो मौजूद भी इस वक्त अमेरिका में है, तो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के जो ताज़ा तरीन जज्बात हैं इस बयान के बाद उस पर वो अपनी राय दे सकेंगे। और सीनियर सहाफ़ी एंकर पर्सन तारिक महमूद साहब हमें ज्वाइन करें कराची से। तारिक साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। समी साहब आप ही से आगाज़ करूँगा सर, ये कानून साजी ज़ाहिर बात है ओवरसीज़ पाकिस्तानी इसकी तारीफ़ करेंगे, जो ऑपोजिशन का मौक़िफ़ है इस पे क्या सेंटिमेंट्स हैं बाहर सर इस वक्त? देखिए, इसको तो लोगों ने रिजेक्ट किया है। मेरी कल भी कुछ लोगों से बात हुई, जो तो डाई हार्ड मुस्लिम लीग के लोग हैं ना, वो तो इसको ओके करते हैं क्योंकि यहाँ पर ऐसी कुछ तादाद है। लेकिन जो आम पाकिस्तानी है वो इस मामले पर वो खासे वो जुज़बुज़ हैं और कहते हैं कि ये बेसिकली इन सियासतदानों को नहीं पता कि हमारे क्या मसाइल हैं। तो ये कोई अच्छा नहीं उसको रिसीव किया गया जो एहसन इकबाल साहब की स्टेटमेंट है। या तो वो कोई उसका जो कॉन्टैक्ट है ना आ रहे थे कि क्योंकि वो बाहर रहते हैं और उन्हें यहाँ पर पता नहीं है, वो इन टच नहीं होते, उस तरह की बात अगर वो करते तो वो भी कोई ज्यादा अप्रोप्रिएट नहीं थी कि इसलिए हम सबको पता है कि पाकिस्तानी बड़े क्लोज फैमिली टाइज पे बिलीव करते हैं और जो ओवरसीज पाकिस्तानी है वहाँ से जो वो रेमिटेंसेस भेजते हैं अपने अजीज़ो अकारिब को, डेली बुनियादों पर टेलीफोन पर इन टच रहते हैं, शादियां भी वहीं पर करने की कोशिश करते हैं और जैसे छुट्टी मिलती है तो पहुंचते हैं। तो ये एक जो स्टेटमेंट है एहसन इकबाल साहब की, मुझे नहीं पता किस स्टेट ऑफ माइंड में वो थे, क्या ताल्लुक है, और ना ही यहाँ पर जो पाकिस्तानी है उन्होंने कोई इसको अप्रिशिएट किया। ये समीर साहब बहुत ज्यादा अंडर एस्टिमेट नहीं किया इन्होंने लोगों के कलेक्टिव विजडम को? आई थिंक कि मैं ये तो नहीं कहता कि इन्होंने कलेक्टिव विजडम को कोई अंडर एस्टिमेट किया, लेकिन अपोजिशन जो है बेसिकली अब वो बहुत छोटे छोटे इश्यूज पर, मसलन ये बजट है, बजट अभी आया नहीं था तो इन्होंने रिजेक्ट कर दिया। अब 8.1 ट्रिलियन का बजट है। मैं आपको ओवरऑल बताता हूँ, यहाँ पूरे जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी है, रात भी मैं एक जगह पे था, एक गैदरिंग थी, तो पाकिस्तानी बड़े इस पे खुश हैं। अच्छा। जो प्राइम मिनिस्टर का वो पोर्टल है उस पर बड़े खुश हैं, ये रोशन डिजिटल जो अकाउंट है उस पर बड़े खुश हैं। एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी है अब उनमें कि अगर हम इन्वेस्टमेंट लेके जाते हैं, हमारे साथ कुछ ज्यादती करता है तो समवन सिटिंग ऑन द टॉप, अगर उस तक हमारी एक्सेस भी हो सकती है तो हमारी चीजें वो हल हो सकती है। तो ये बेसिकली फ्रस्ट्रेशन में एहसन इकबाल साहब ने ये बात कही है, राइट। और वो हर चीज पर जो पॉइंट स्कोरिंग है हकीकत से इसका वो ताल्लुक नहीं है। तारिक साहब, ये क्या ये दलील ठीक है कि आप बाहर रहते हैं, हालांकि उनमें से कई ऐसे हैं जिनकी आधी से ज्यादा जिंदगियां पाकिस्तान में गुजरी हैं, कुछ 40 की दिहाई यानी 40 की उम्र में बाहर जा रहा है, कोई 50 की उम्र में बाहर जा रहा है, फिर वो वापस आते हैं, उनकी बाकी सारा खानदान बरादरियां यहाँ पे, तो ये कोई लॉजिक है कि जी आप बाहर रहते हैं आपको पाकिस्तान का नहीं पता? जी बिस्मिल्लाह, बहुत शुक्रिया मेरे पास। अब ये अब मेरे इल्म में नहीं है कि एहसन इकबाल साहब ने ये बात नवाज शरीफ साहब के बारे में कही है या किसी और के बारे में, क्योंकि जो अगर आपने जो मुझे सुनवाया है कि अगर आप लंदन में बैठे हों तो उन्हें क्या पता कि नारोवाल का मसला क्या है गालाम में, तो इस वक्त तो नवाज शरीफ साहब लंदन में बैठे हैं और उनकी पूरी फैमिली लंदन में बैठी है। देखें, आप अगर यहाँ मुल्की मसला हो तो आप कहेंगे कि हमने बात बाहर पूछनी है लंदन से, और चूँकि नवाज शरीफ साहब तमाम हालात से बाखबर हैं, इल्म है, वो सियासत है, तो आप अपनी चीज़ जब पूछने के लिए जाएं तो आप कहेंगे कि हमने बाहर रब्ता करना है। और सिर्फ एक नवाज शरीफ साहब नहीं, मुल्क की जो आपको पता है कि एक ज़माना था जब बेनज़ीर साहिबा बाहर थी, पाकिस्तान की जो सियासत का मरकज़ था वो लंदन था, कभी दुबई था, सब कुछ होता रहा। खैर ये तो एक अलहदा सी बात है। अब आते हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के वोट के हवाले से। दो मामला हैं, एक वोट डालने का मामला है और दूसरा इलेक्शन लड़ने का मामला है। मेरे पास
जो वोट डालने का मामला है और उसको पार्टिसिपेट करने का मामला है, वो आप किसी पाकिस्तानी को इस हक से कैसे महरूम रख सकते हैं कि वो पाकिस्तान के अंदर जो है अगर इंतखाबात होते हैं तो वो अपना हक राय दही इस्तेमाल ना करें। उसके प्रोसेस के ऊपर ज़रूर एतराज़ हो सकता है कि जनाब वो ई वोटिंग के ज़रिए हो या कॉन्सुलेट में और एम्बेसीज के अंदर वो लाइनें लगाकर फिजिकल बैलेट पेपर के ज़रिए हो। लेकिन ये कहें कि चूंकि उन्हें ये पता नहीं है कि कालाम में क्या होता है, हो सकता है कि वो एहसन इकबाल या मुझसे अमीर अब्बास से ज़्यादा जानते हों। क्योंकि आपको पता है कि जो लोकल अखबार छपते हैं, चाहे अमेरिका में छपे, चाहे दुबई में, चाहे कनाडा में, एक 2 सतर की अगर खबर होती है ना किसी के छोटे इलाके की, तो उसके अंदर भी वहां रहने वाले का इंटरेस्ट होता है। वो पाकिस्तान, जब हम लोग आप बाहर जाते हैं यूरोप के अंदर, तो आपके इल्म में होगा कि वो मंडी बाहुद्दीन को आपसे ज्यादा जानते हैं, वो गुजरात को आपसे ज्यादा जानते हैं, वो बिरादरी इज़्ज़ाम, उनकी शादियां, उनका जीना, उनका मरना, उनकी बॉडीज यहाँ पे आती हैं। लोग जो है ना वो रोते हैं आखिरी वक्त के अंदर यहाँ पे आ जाते हैं। तो ये कहना कि वो पाकिस्तान से डिटैच हो गए, ये गलत बात है। कि ये मैं समझ रहा हूँ आपने दुरुस्त कहा कि उनको अंडरमाइन करने की बात है। जहां तक दूसरा मामला है, वो इलेक्शन लड़ने का मामला है, उसके ऊपर डिबेट हो सकती है। एक मामला यह है कि आप पाकिस्तान में आना चाहते हैं, पाकिस्तान के पार्लियामान में, ठीक है, आप वहां की नेशनैलिटी छोड़ें, ये पाकिस्तान की सियासत में हिस्सा लें, खिदमत करें लोगों की। लेकिन ये दुरुस्त बात नहीं है कि आप आए एक विजिटर के तौर पर पाकिस्तान में, इलेक्शन लड़ें, अगर जीत गए तो भाई ठीक है, जाके बैठ जाएंगे, कल वजीर भी बनेंगे, मुशीर भी बनेंगे, बड़े से बड़ा ओहदा ले लेंगे। अगर हार गए तो वापस चले जाएं यूगोस्लाविया, वापस चले जाएं जो है किसी और मुल्क में, और वहां जाके अपने बिजनेस को प्रोटेक्ट करें। तो ये एक बात है जिसमें मेरा पर्सनल ओपिनियन यही है कि जिसने पाकिस्तान की खिदमत करनी है, फिर वो खिदमत हफीज शेख साहब की तरह नहीं होनी चाहिए कि ब्रीफ केस लेके आए, वो मोइन कुरैशी साहब की तरह नहीं होनी चाहिए कि एयरपोर्ट पे उतरे तो शनाख्ती कार्ड पे पता वजीर आजम हाउस लिखा हो। फिर आपका जीना मरना पाकिस्तान के साथ होना चाहिए, फिर यहाँ पे रहें, खिदमत करें, यहाँ के लोग आपको अपने सरों पर बिठाएंगे, आप आए और डिलीवर करें। जनरल साहब, मोहतरमा, हमें याद है मोहतरमा जब नवाज शरीफ साहब की हुकूमत बनी 97 में, तो मोहतरमा शायद 98 या 99 में सेल्फ एग्जाइल पर पाकिस्तान से बाहर चलेंगी, 2007 में वो वापस आई। इसी तरह से वो उससे पहले भी, यानी वो ज़िया-उल हक के ज़माने में भी, खैर चले उसका एक और कॉन्टेक्स्ट है, वो मुल्क से बाहर रही थी। फिर नवाज शरीफ 2000 या 2001 में चले गए, वापस 2007 में पाकिस्तान आए। बिलावल भुट्टो जरदारी एक तवील अरसे तक अपनी वालदा की ज़िंदगी में बाहर रहे, दुबई में रहे, बरतानिया में पढ़ते रहे, ऑक्सफोर्ड में, यानी इन सबको हक़ हुक्मरानी हासिल है, ये 10-10 साल बाहर रहे। अगर कोई ओवरसीज पाकिस्तानी बन जाता है, 5-7 साल बाहर रह लेता है, उसको वोट देने का हक नहीं है, इनको हुक्मरानी का हक हासिल है। देखिए, मैं 2-3 छोटी छोटी चीजें आपके सामने रखता हूं। नंबर 1, क्या मैं पाकिस्तान का वज़ीर आज़म हो सकता हूं और बाहर अकामा गैर मुल्क का रख दूं, वो तो ठीक है, वो जायज़ है। यहाँ पे वज़ीर हूँ, वज़ीर दिफा हूँ, वज़ीर खारजा हूँ, मैं किसी तो बाहर किसी फर्म का मुलाजिम, वो ठीक है, सारा कुछ है। 1998 में जब ये एटमी धमाके से कुछ अर्सा पहले जब भारत ने धमाके कर दिए थे, तो मैं यहाँ लाहौर में था। एक दिन सुबह सुबह कॉल आई, हमारे जाने वाले थे न्यूयॉर्क में, टैक्सी चलाते थे, तो वो जवान आदमी, अच्छा वाला समझदार आदमी, थाड़े मार मार के रो रहा था। तो मैंने कहा अल्लाह खैर रखे, कुछ ऐसी जज्बाती बात क्यों कर रहे, क्या हो गया उसको? उसने कहा ये जब से भारत ने धमाके किए हैं, ये जो हिंदू है यहाँ पे, या जो भारतीय हैं यहाँ पर न्यूयॉर्क में, वो हमें जीने नहीं दे रहे। वो भी तो एक्सपर्ट्स थे ना, उनके भी, हमारे भी एक्सपर्ट्स थे। तो आप कुछ करें, वरना मैं तो अपने आप को मार दूंगा या किसी को मार दूंगा। मैंने ऐसे उसे कहा, मैंने कहा दुआ करें अल्लाह ताला भाई खैर रखेगा। जब वो 28 मई को धमाका हो गया तो फिर उसका फोन आया, फिर भी रो रहा था वो। तो मैंने पूछा आप क्यों रो रहे हो भाई? कहता हम इसलिए रो रहे हैं जज्बात में कि हम अभी इनको छोड़ेंगे नहीं। इनको पाकिस्तानी पाकिस्तानी है, उसको आप कतई नजर इसके कि वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, वो पाकिस्तानी है। सही। बहुत कम लोग हैं जो पाकिस्तान से बाहर जाकर पाकिस्तान को भूल गए हैं। आप चले जाए मीरपुर और गिरदन वहां के लोगों में, जहाँ पे ये मंडी बहादुर इस इलाके में चले जाए, ये जो लोग हमसे बहुत पहले के गए हुए थे ना, जो 60 की दिहाई में गए हुए थे जी, उन्होंने अपनी कमाई लाकर यहाँ पर बड़ी बड़ी बिल्डिंग के घर बनाए हुए, घर खाली पड़े हुए हैं। बिल्कुल। उससे पूछा क्यों बनाया हुआ है? कहते जी मेरा तो घर तो है नहीं, मेरा पिंड तो है नहीं जी, मेरा निशान तो होना चाहिए। बात यह है कि पाकिस्तानी पाकिस्तानी है, उसको वोट देने के हक से महरूम रखना, ये मैं समझता हूँ पहले से हम ज्यादती करते रहे उनके साथ। उनका पैसा आता है, अभी भी जो बजट में कहा गया $20 अरब से ज्यादा
हमारी इनकम हुई है, जो बाहर से लोगों ने भी पैसे जी, रेमिटेंस, हाँ जी बिल्कुल, बड़ी तारीखी रेमिटेंस आई है। सर मुझे एक ब्रेक का कहा जा रहा है जनरल साहब, एक ब्रेक पर जाते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। एक तो ये इशू है और इसके साथ अब जो वसाइल की तकसीम का वफाक में और सिंध में मसला दोबारा से सर उठा चुका है, बजट के बाद उस पर बात करते हैं। ब्रेक के बाद खुशामदीद प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में। फवाद चौधरी साहब ने क्रिटिसाइज़ किया है वफाक की तरफ से सिंध के ऊपर, क्योंकि सिंध की ये शिकायत है कि वफाक उनको वो माली हक या माली हिस्सा नहीं दे रहा जो सिंध का बनता है। राइट, समीर साहब, सिंध कहता है कि हमें पैसे दें, काम हम करेंगे, हमें पता है कि कौन सा काम करना है, क्या कैसे प्रायोरिटाइज करना है, कहाँ पैसा लगाना है। वफाक कहता है प्रोजेक्ट बताएं, कैश नहीं आपको मिल सकता। समीर साहब। जी सॉरी, आपकी आवाज गायब हो गई थी बीच में। जी समीर साहब, वफाक कहता है कि आप हमें प्रोजेक्ट बताएं, काम हम करवाएंगे, हम आपको पैसे नहीं देंगे, क्योंकि आपको जो पैसे पहले दिए आपने पैसे वो हड़प कर दिए। सिंध कहता है कि ये हमारा काम है प्रायोरिटाइज करना कि कहाँ पैसा खर्च करना है, कहाँ नहीं। अमीर, मेरा सवाल ये है कि सिंध में तो चले गवर्नमेंट पीपल्स पार्टी की है और वो एक पीटीआई के साथ एक इशू होगा। पंजाब में तो पीटीआई की गवर्नमेंट है, केपीके में भी पीटीआई की गवर्नमेंट है। बता दें वहां पर क्या प्रोजेक्ट लगाए हैं, सवाए इसके कि वो जो एक ज्यादा वो गुफ्तगू है अमली तौर पर। तो क्या आपको, मुझे, आप रहते हैं आते जाते हैं पंजाब में, मुझे बताएं कौन लगे हैं जिनसे हम ये कहें कि पैसा था ही नहीं। पैसा एक्चुअली देखें, जो कर्जा था उसकी जो पेमेंट जाती थी, गवर्नमेंट के हाथ पांव बंधे हुए थे। अभी इन्होंने जो पीएसडीपी है उसमें एक बड़ी उसका साइज जो है वो अच्छा है और माजी की निस्बत 37-40% डेवलपमेंट फंड्स में इजाफा है। नाउ इट विल बी टेस्ट। अच्छा, फिर दूसरी बात यह है कि इवन पंजाब की हुकूमत, केपीके की, बहुत सारी मैं आपको मतदाद गिनवा सकता हूँ जहाँ पे वो 40-50% से ज्यादा स्पेंड ही नहीं कर सके, इतना कम पैसा था उसमें भी। तो ये गवर्नेंस के इश्यूज हैं, इसको पॉलिटिसाइज कर दिया जाता है फिर। और आप सिंध में अगर आपने डेवलपमेंट, आप अगर कोई क्राइटेरिया बनाएं और आप देखें लाड़काना में, आप यकीन करें यानी वहां पर कुत्तों के काटने से बंदे मर रहे हैं। और ये वो घर है जहाँ जुल्फकार अली भुट्टो रहते थे, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो भी अभी सो रही हैं, बिलावल भुट्टो का भी यही घर है, जहाँ पर उनका अपना डिस्ट्रिक्ट है। वहां पर मुझे याद है कि वो सजाद अली शाह साहब ने कहा था, जो सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे शायद, कि वो जो डाइन भी 3 घरें छोड़ देती है, यह एक घर छोड़ देता है। इतने पैसे लाड़काना में तरक्की के नाम पर लिए गए हैं, वहां पर पानी नहीं निकलता। तो ये हुकूमत, ये और ये सारी सियासी समीर साहब, ये तो लाड़काना तो बिलावल के नाना का और बिलावल की वालदा का इलाका है ना। जो बिलावल के वालिद और बिलावल के दादा का इलाका नवाबशाह, उसकी हालत कौन सी बदली है? कोई हालत नहीं बदली। तो ये बेसिकली, और इसी तरह पंजाब में देख लें, इसी तरह आप केपीके में देख लें, बलूचिस्तान में देख लें, गुफ्तगू ज्यादा है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ज्यादा मीडिया को इस्तेमाल किया जाता है, पॉइंट स्कोरिंग के लिए एक दूसरे पर क्रिटिसाइज किया जाता है। लेकिन अगर आप ऑब्जेक्टिवली देखें तो गवर्नेंस का जो लेवल है वो इन तमाम का एक है। अच्छा, शुरू में वज़ीर आज़म साहब जो हैं, इमरान खान साहब, वो एक ऑनेस्ट आदमी है, मैं ये बिलीव करता हूँ, लेकिन उन्होंने सारी जिंदगी में जो पहली जॉब की वो वज़ीर आज़म की थी। बाकी क्रिकेट खेली और चंदे से उन्होंने हॉस्पिटल बनाया जिसको प्रोफेशनल्स ने मैनेज किया। बट सिंस ही वाज ए ऑनेस्ट पर्सन तो उसकी मैनेजमेंट ठीक हो गई। अब यहाँ पर इस मुल्क में वो अपने हॉस्पिटल की तरह टीम तो अपनी नहीं ला सकते। यहाँ पर तो कोई एमएनए होना जरूरी है, उसमें इलेक्ट्रिकल्स बैठे हुए हैं, इलेक्ट्रिबल्स हैं, उन्होंने करोड़ों रुपए लगाए हुए हैं, फिर ब्यूरोक्रेसी है, उनके अपने एजेंडे हैं। तो वो एक प्रॉब्लम है यहाँ पर बेसिकली, और ये है वो प्रॉब्लम। राइट तारिक साहब, सर मोर देन 25 ईयर्स आपको हो चुके हैं कराची में साफत करते हुए और सिंध में। इसमें तो कोई शक नहीं कि जो हज़ार अरब सिंध हुकूमत को पिछले 8-10 सालों में मिले, अगर हम परवेज़ मुशर्रफ के बाद के अरसे की बात भी कर लें, जब से पीपल्स पार्टी है, तो कोई मारकातुल आरा
ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर या काम तो नहीं सिंध हुकूमत दिखा सकी जो जस्टिफाई करता हो इतने पैसे उनको मिले? अमीर अब्बास साहब, दुरुस्त बात है आपकी, बिल्कुल इसमें कोई शक की बात नहीं है कि जो पैसे आए हैं वो कहाँ खर्च हुए, एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। लेकिन मैं समी साहब की बात को एंडोर्स करता हूँ कि ये पैसे बलूचिस्तान में भी गए हैं, वहाँ कहाँ खर्च हुए हैं, KPK में भी गए हैं, वहाँ कहाँ खर्च हुए हैं। पीपल्स पार्टी का जो अलमिया है वो ये है कि उनके नाम के साथ दो चीज़ें जुड़ गई हैं, एक बैड गवर्नेंस और दूसरी करप्शन। वो उनका पीछा छोड़ने के लिए तैयार नहीं, और वो खुद भी उससे पीछा छुड़ाने के लिए तैयार नहीं है किसी भी सूरत में। अब ये जो बात आपने कही है कि जनाब विफाकी हुकूमत जो है वो कह रही है कि जी हम प्रोजेक्ट बताएं, आपको पैसे नहीं देंगे। विफाकी हुकूमत कोई नहीं होती ये कहने वाली कि जनाब आप प्रोजेक्ट बताएं हम पैसे देंगे। सिंध का जो ड्यू शेयर है जो NFC के हिसाब से बनता है वो सिंध को देना पड़ेगा, चाहे पीपल्स पार्टी की हुकूमत हो, चाहे PMLN की हुकूमत हो, चाहे PTI की हुकूमत हो। या तो आप कॉन्स्टिट्यूशन में तब्दीली करें, वो 18वीं तरमीम जिसके ऊपर बहुत सारी डिबेट हो रही है और होनी चाहिए भी, कि उसको तब्दील करना है, कैसे करना है, कितना करना है, कंसेंसस के साथ सारी पॉलिटिकल पार्टीज को बिठाएं और एक फ्रेमवर्क बनाए कि ये होना है। दूसरी बात ये है कि जनाब सिंध हुकूमत तो काम नहीं कर रही, सिंध हुकूमत चोर है, करप्ट है, बदमाश है, सब कुछ है। मुझे ये बताएं, 14 MNA की सीटें हैं यहाँ से, कराची शहर के अंदर से। इसके अलावा इनके जो है ना वो 30 के करीब MPs हैं जो सिंध असेंबली के अंदर बैठे हुए हैं। विफाक ने क्या किया है अब तक पूरे सिंध के अंदर? विफाक को किसी ने मना किया है कि वो आए और यहाँ पे सड़क ना बनाए? किसी ने उनको मना किया है कि यहाँ पे आए और वो प्रोजेक्ट ना लगाए? तो जनाब आप कंपैरिजन करके बताएं कि सिंध को हमने 450 अरब दिए थे, ये परफॉर्मेंस थी, और हमने 20 अरब या 25 अरब या 50 अरब से ये काम कर दिया। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है समी साहब की कि आप पॉलिटिसाइज करते हैं, सियासी बयानात देते हैं, शोर शराबा करते हैं, निकलता कुछ नहीं है। अनफॉर्चुनेटली हमारा जो मीडिया है, टेलीविजन है, अखबारात हैं, वो भी जो 90% कवरेजेस हैं वो इस्लामाबाद, पंजाब के कुछ अर्बन एरिया और जो सिंध है उसके हद तक महदूद है। 80-90% चीज़ें हम बलूचिस्तान की हमें पता ही नहीं है, KPK की हमें पता ही नहीं है। बहुत बुरे हालात हैं। जिस तरीके का सिंध का देही इलाका पसमानदा है, उससे ज़्यादा कई पसमानदा इलाके बलूचिस्तान और KPK है। ये जब तक चीज़ों को पॉलिटिसाइज करते रहेंगे अमीर अब्बास साहब, मसला हल नहीं होगा। आपने अगर मसला हल करना है, प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ बढ़ना होगा। और कुछ कोर इश्यूज ऐसे हैं मुल्क के, चाहे वो इकोनॉमी हो, फॉरेन पॉलिसी हो, डेवलपमेंट हो, कोई चीज हो जिसके ऊपर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को एक पेज पे होकर काम करना पड़ेगा और वो पॉलिसीज कंसिस्टेंसी के साथ चलानी पड़ेंगी, वरना यही रोना जो है वो हम हर हुकूमत में रोते रहेंगे। जनरल साहब, मसला सर आप हल करवाएं। देखिए, एक बात तो उसूली है कि वफाक ने चारों सूबों को और गिलगित और आज़ाद कश्मीर को उनका ड्यू शेयर देना है। वहाँ पैसा लगता है नहीं लगता, वो वहाँ के अवाम अपनी हुकूमत का मुहासबा करेंगे। क्या वफाक अपने तय ये फैसला करके बैठ जाए कि फलां सूबा सही काम करता है, चूंकि वहाँ मेरी हुकूमत है मैं उसको पैसा दे दूँ, सही काम नहीं करता मैं पैसे नहीं दूंगा, तो ये तो पर तसादुम रहेगा। तो 100%। देखिए, जो आइन के रूह से तो वफाक ये नहीं कर सकता, ये क्योंकि जब आइन ने आपने तय कर लिया, फिर NFC वार्ड हो गया, फिर आपने सूबों को उनका हिस्सा है उनको देना है। 18वीं तरमीम के जो नुकसानात हैं वो भी सामने आ रहे हैं, इसलिए कि एट द नेशनल लेवल अगर आप सूबों से नहीं पूछ सकते, सूबे डिस्ट्रिक्ट से आगे नहीं पूछ सकते, डिस्ट्रिक्ट को पैसे दे ही नहीं दे, वो चाहे वो पंजाब है, बलूचिस्तान है, KP है, सिंध है, किसी की बात है। इशू और है, और मैं आपको अपना प्रैक्टिकली जो खुद जानता हूँ वो आपसे बात कर रहा हूँ। हमने चूंकि इस थोड़ी बहुत सहाय की है, और एक वक्त था जब सरबराह थे तो फल सफाई का मौका आया। फल सफाई में जो सिविल गवर्नमेंट खर्च करती थी, मैं बात कर रहा हूँ 2001 की, हम लोगों ने वही काम कर दिया। अपना जो हमारा खर्चा था वो भी लिया हम लोगों ने, और उससे 57 करोड़ रुपया बचा पाकिस्तान के 9 डिस्ट्रिक्ट में। फिर जब हमें PSDB मिली तो पहली दफा काफी पैसे मिले थे, तो हमने कोशिश की कि ये डिस्ट्रिक्ट वगैरह से मिलके कोई जो एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग करके काम आगे शुरू करें। आप हैरान होंगे कि ऑफ द 9 जो डिस्ट्रिक्ट से किसी में ये रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं था गुज़श्ता 50 साल में कितना पैसा आया और कहाँ पे लगा है, उससे क्या बना है। और हैरानकुन बात इससे भी ज्यादा ये थी कि वही चीजें बार बार करने की कोशिश की जा रही थी। 12 हमने मनसूबाबंदी के तहत जी काम करें आपने, और बेहतरीन कोशिश के बावजूद, तमाम तर रिसोर्स लगाने के बावजूद, क्योंकि हमारे यहाँ वो कैपेसिटी ही नहीं है कि आप ये फंड लेके इनसे ही काम कर सकें, इसलिए फंड जाया होते हैं हर जगह पर भी।
और इनके साथ पैसे दाएं बाएं भी जाते हैं इसमें सर, कैपेसिटी ही नहीं है। अच्छा जनरल साहब सर, ये विफाक की ये शिकायत, वैसे विफाक पंजाब में खुद भी ये काम नहीं कर रहा, लेकिन सिंध को जो विफाक ने ताना दिया है उसमें ये तो सदाकत है ना कि आप हमसे तो पैसा ले रहे हैं लेकिन आपके पास प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन ही नहीं, आप नीचे पैसा ट्रांसफर ही नहीं करते लोकल गवर्नमेंट्स को। जी मैं ये तो कर ना कि वो तो तमाम चारों सूबों में ये मसला बना हुआ है। ठीक बात। आपने जब ये पिछली जो हुकूमत थी नून लीग की, सब शिकायत यही थी कि आपने सारा पैसा तो लाहौर में लगा दिया है जी, उनमें से काफी सारा आपने कैंप बाउंसर में लगा दिया उनके ऊपर, बाकी जो गरीब जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उन्होंने किसी ने पूछा नहीं इसमें। वैसे तो इमरान खान साहब की हुकूमत सिंध को ये ताना देने के काबिल नहीं है क्योंकि उन्होंने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में भी बेड़ा गर्क कर दिया लोकल गवर्नमेंट्स का। यही तो देखिए, जब तक आप खुद ठीक नहीं होंगे सिंध को ताने देते रहे आप, सिंध के मसाइल और ये बात उनकी सर तक सही है। सिंध में जो जाया हो रहा है पैसा, लड़काने की हालत तो खैर समी इब्राहिम साहब ने बता दी, वो वहां पर उन गरीबों की हालत इससे भी ज्यादा बदतर है जो समी साहब कह रहे हैं उससे। और ये बात सही है कि सिंध के मसाइल हैं, लेकिन ये मसाइल इन टर्म्स ऑफ गवर्नेंस चारों सूबों में हमारे, आप लोकल गवर्नमेंट्स लाइए और गवर्नमेंट्स को इम्पावर। जी तारिक साहब अब जो 2000 बाद की जनरल साहब बात कर रहे हैं 2001 की कि जो भल सफाई वाली बात बिल्कुल दुरुस्त फरमाया उन्होंने। 2001 में पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट नहीं थी, पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट को तो वहां से गए हुए 5 साल से ऊपर का टाइम हो गया था 96 में। ओवरऑल जो कल्चर है ना वही तबाह है। और ये जो पीएफसी वाली आपने बात की है ना, यही है सबसे इंपॉर्टेंट बात। चारों सूबों को बिठाएं, उनको इंश्योर कराएं, डिवीजन की सतह पे आप पैसे दें, उनको कहें कि जी ठीक है ये पीएफसी में कराची का ये शेयर बनता है, हैदराबाद का ये बनता है, लाड़काना का ये बनता है, सूबों को दे रहे हैं, इंश्योर कराएं कि ये पैसे नीचे तक जाएं। जब तक नहीं जाएंगे मसले हल नहीं होंगे। मेरा ख्याल इसी पंचिंग लाइन पे प्रोग्राम को खत्म करते हैं। बहुत महमूद साहब, समी इब्राहिम साहब और जनरल गुलाम मुस्तफ़ा साहब के पैसा सूबाई हुकूमतें लेकर उनके ऊपर अगर नाक बनकर बैठ जाएंगी और वो पैसा नीचे तहसील, डिस्ट्रिक्ट, गोट, गाँव और कस्बों तक नहीं जाएगा, और वो इसलिए नहीं जाता क्योंकि आपके पास लोकल गवर्नमेंट का सिस्टम ही नहीं है। वो सेटअप ही आप डिमोलिश और बुलडोज करके रख देते हैं और ये पैसा हथिया कर एक खास जगह पर इर्तिकाज़ दौलत हो रही है लेकिन पैसा अवाम तक नहीं जा रहा। लिहाजा हमें वो चेंज नजर नहीं आता। आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते। देखते रहिएगा तब्दीली। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।